आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम फिर यूक्रेन के बारे में बात करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति येलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच का जो संवाद है और उस संवाद का जो 49 मिनट्स का वीडियो और उसके बाद का जो घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम का क्या मीनिंग है? पहली चीज तो ये कहना बहुत जरूरी है कि अ, ये अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर नेताओं के बहुत सारे बाकी युद्ध होते रहे हैं। ये कोई नई चीज नहीं है। पार्लियामेंट में बहुत सारे बाकी युद्ध होते रहे हैं। ये भी कोई नई चीज नहीं है। यूरोप की संसद में तो बिल्कुल अ, मारपीट होती रही। समस्या ये जो बाक युद्ध, मारपीट, धींगा मुश्ती, गाली गलौज इसकी नहीं है। सवाल यह है कि यूक्रेन युद्ध बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और ये युद्ध जिसने शुरू किया, जो इसके लिए जिम्मेदार है, वो अमेरिका है और यूक्रेन है। और इन दोनों के बीच में जो काम कर रही है शक्ति, वो है नाटो। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन के तहत ट्रंप को जिस तरह का अधिकार मिला है राष्ट्रपति के पद पर, उन्होंने सही निर्णय लिया है कि हम यूक्रेन के युद्ध से निकलना चाहते हैं। जाहिर है कि अमेरिका के हाथ यूक्रेन के युद्ध से कुछ नहीं लगा। यह ठीक वैसे ही पराजय है जैसी कि पराजय उनकी, अमेरिका की और नाटो देशों की अफगानिस्तान में हुई। अफगानिस्तान से भी वो बिल्कुल एकदम अचानक लौटे और सारी सत्ता तालिबान के हाथों सौंप दी कि जैसे चाहे चलाओ देश। यहां तक कि वहां जो शस्त्र अस्त्र पड़े हुए थे वो सब जो के त्यों छोड़ दिए, फेंक दिए। अरबों खरबों रुपए के शस्त्र थे वहां जो छोड़ के चली आई वहां से अमेरिकी सेना। हाल के वर्षों में ये दूसरा बड़ा अमेरिकी सेना का जिसे कहे कि पराभव है, जहां की अमेरिकी कूटनीति, अमेरिकी सैन्य शक्ति बुरी तरह से पराजित हुई है। वो अफगानिस्तान में हुई और वो अब यूक्रेन के प्रसंग में हुई। तो ट्रंप जब येलेंस्की के साथ में बातचीत में जब ये कह रहे थे कि हमें तत्काल युद्ध विराम चाहिए, तो वो असल में यही कह रहे थे कि भाई इस युद्ध से हम निकलना चाहते हैं। वहां किस तरह की गाली गलौज हुई या धींगा मुश्ती हुई या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये इन मटेरियल। वो डिप्लोमेसी की दृष्टि से, कूटनीति की दृष्टि से, राष्ट्राध्यक्षों की दृष्टि से, किसकी शालीन भाषा है, किसकी अलग अशालीन भाषा है, ये इन मटेरियल है। क्योंकि दोनों, ट्रंप और येलेंस्की, क्रिमिनल की भाषा बोलने में मास्टर है। दोनों के अंदर डिक्टेटरशिप का भाव है। दोनों मानवता के विरोधी हैं और शत्रु हैं। इसमें किसी एक का पक्ष नहीं लिया जा सकता, लेकिन फिर भी यूक्रेन में अगर युद्ध बंद होता है और अमेरिका वहां से निकलता है, तो ये बहुत ही जरूरी कदम होगा। इसका सारी दुनिया पर असर पड़ेगा। और ट्रंप ने बहुत सोच समझ के, सुचिंतित रणनीति के तहत जेलेंस्की को सार्वजनिक तौर पर जलील किया, अपमानित किया। क्यों? क्योंकि ट्रंप के पास में मैंडेट थी। ट्रंप को ये अपनी देश की जनता को ये दिखाना था और बताना था कि मैं युद्ध बंद करना चाहता हूं और मैं युद्ध बंद करने के बारे में तय कर चुका हूं। क्योंकि वे अमेरिका की अगर सत्ता संभालते हैं, ये उन्होंने वायदा किया था, तो यूक्रेन के युद्ध को बंद करेंगे।
तो उन्होंने अपने इस वायदे की पूर्ति के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। असल चीज ये है, कौन कैसे बोला ये इनमेटीरियल। अब इसका दूसरा पक्ष है, येलेंस्की वाशिंगटन से निकल के सीधे लंदन गए और लंदन में जाके वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मिले और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने सीधे घोषणा की कि हम तो आपके युद्ध का समर्थन करेंगे। और उन्होंने समर्थन की घोषणा नहीं की, बल्कि उनके साथ में यूरोपीय देशों के कई राष्ट्राध्यक्ष भी सामने शामिल हुए। उसमें जर्मनी के फासिस्ट राष्ट्राध्यक्ष, उसमें फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष, उसमें और यूरोपीय देशों में शामिल जो देश हैं उनके विदेश मंत्री, ये सब शामिल होकर उन्होंने घोषणा की कि हम ये चाहते हैं कि ये युद्ध जारी रहे और जब तक इसमें विजय नहीं मिलती इसे जारी रहना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि वे जो प्लान बना रहे हैं उस प्लान को वे वाशिंगटन की सहमति से ही लागू करेंगे। कारण यह है कि यूरोप के देश ये महसूस करते हैं कि अगर वे यूक्रेन में पराजित होते हैं तो पूरा यूरोप अपने को पराजित महसूस करता है और रूस विजयी महसूस करेगा। और ये पराजय यूरोप के देशों के राष्ट्राध्यक्ष स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन ये तय है, द्वितीय विश्व युद्ध में भी यूरोप हारा था और अब यूक्रेन के युद्ध में भी यूरोप हारेगा। द्वितीय विश्व युद्ध में भी यूरोप का जो उदीयमान डिक्टेटर था हिटलर, जिसने सारी दुनिया पर द्वितीय विश्व युद्ध थोपा था, वो बुरी तरह से रूसी लाल सेना के, सोवियत संघ की लाल सेना के हाथों पराजित हुआ। अगर यूरोप के देश कमर कस के युद्ध में शामिल होते हैं, अभी तो अमेरिका कमर कस के शामिल हुआ था और उसने कहा कि हमारा 330 बिलियन डॉलर का इसमें खर्चा हो गया, नुकसान हो गया, हमें कुछ मिला नहीं। अगर इसमें यूरोपीय देश शामिल होते हैं तो यूरोपीय देशों को युद्ध का खर्चा उठाने के लिए कर्ज लेने पड़ेंगे, बड़े पैमाने पर कर्ज लेने पड़ेंगे। सवाल यह है कि क्या यूरोपीय देश यूक्रेन के लिए बड़ी मात्रा में कर्ज लेने के लिए तैयार हैं? क्या उनकी आर्थिक अवस्था ऐसी है? यह सच है, यह सच है कि यूक्रेन में जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से जर्मनी का हथियार उद्योग चंगा हो गया है। वहां लगातार हथियारों का उत्पादन हो रहा है और वो सप्लाई दिए जा रहे हैं हथियार। जर्मनी चाहता है कि युद्ध चले तो इससे कि उसका हथियार उद्योग और चंगा हो। लड़ाई अग्रणी भूमिका अदा करे उसमें अमेरिका और नाटो, और ये यूरोपीय देश उसमें पीछे से रहेंगे। लेकिन अमेरिका ने अब तय कर लिया कि वो पीछे हटेगा। एक और चीज है जो कि इसमें काम कर रही है, जिसकी वजह से एक तो एक यूरोप अपनी पराजय महसूस कर रहा है कि अगर ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस इनके नजरिए से देखें, जर्मनी इनके नजरिए से देखें, तो वे अपने को एक तरह से पराजित महसूस कर रहे हैं कि अगर यूक्रेन हारता है तो वे पराजित होते हैं और रूस के सामने वे पराजय महसूस नहीं करना चाहते। भविष्य की वास्तविकता यही है कि उन्हें पराजय स्वीकार करनी होगी। बेहतर यह है कि वो अभी मान जाए, अंत बाद में व्यापक आर्थिक क्षति उठा के ही मानेंगे, ये मानना पड़ेगा। एक और पहलू है जो कि इनर करंट है, जिसे हम लोग कहते हैं। ये जब से ट्रंप बाबू आए तो इन्होंने एक स्लोगन दिया जिस पर कि सबसे ज्यादा रिएक्शन सबसे पहले भारत ने दिया और दूसरे देशों ने भी दिया। उन्होंने क्या कहा कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे।
दुर्भाग्य की बात है, जब उस ट्रंप ने यह कहा कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, तो यूरोप के देशों ने, भारत ने खासतौर पर, इसका उस विरोध जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं किया। यूरोप में तनाव है इसे लेकर। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इस थ्रेट के सामने सरेंडर किया और टैरिफ अचानक घटा दिए अनेक चीजों के, वो अपने आप में चिंता की चीज है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, इसका जरा सा भी ज्ञान नहीं है। यह सिर्फ एक तथ्य मैं अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। भारत, अमेरिका और दूसरे देश विश्व व्यापार संगठन के मेंबर हैं, और गैट के तहत वो संगठन, उसके अपने एक नियमावली है, उस नियमावली के तहत वो संगठन काम करता है। ट्रंप ने जब ये घोषित किया कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, तो वे घोषित तौर पर विश्व व्यापार संगठन, जिसका कि अमेरिका भी सिग्नेटरी है, मेंबर है, उस विश्व व्यापार संगठन की नियमावली में रेसिप्रोकल टैरिफ को एक तरह से अवैध और गैर कानूनी घोषित किया गया है। कोई भी देश जो विश्व व्यापार संगठन का मेंबर है, वो ना तो वैट लगा सकता है और ना रेसिप्रोकल टैरिफ के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकता है। अब ये देखिए कि हमारे यहां, हम भारत विश्व व्यापार संगठन के नाते, मेंबर होने के नाते, भारत को कहना चाहिए था कि नहीं, हम रेसिप्रोकल टैरिफ की जो आपकी धारणा है इसे नहीं मानते, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन के जो नियमावली के प्रावधान है उसमें इसे अवैध घोषित किया हुआ है। लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं बोले इस पर, और यह सबसे बड़ी चिंता की चीज है। रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का मतलब यह है कि अमेरिका और जो देश जिनके साथ में अमेरिका व्यापार करना चाहता है, या जो अमेरिका के साथ व्यापार कर रहे हैं, वे दोनों ही देश आर्थिक तौर पर इससे तबाह होंगे। ट्रंप की मुश्किल यह है कि उनके पास में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सुधारने का कोई मॉडल नहीं है, जैसे कि यहां नरेंद्र मोदी के पास में भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने का कोई मॉडल नहीं था, तो वे और भी पीछे ले गए अर्थव्यवस्था को। ठीक वही रास्ता ट्रंप ने पकड़ा है। वे अब अमेरिका के व्यापारिक असंतुलन को, व्यापार घाटे को रेसिप्रोकल टैरिफ के जरिए दूर करना चाहते हैं, जो कि इससे ये व्यापार घाटा कम नहीं होगा। यूरोप के देश इस पर उस तरह से जल्दी रेस्पॉन्स देने के लिए तैयार नहीं है, और नहीं देंगे जैसे कि भारत ने दिया। और भारत ने क्यों दिया, सब लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत कमजोर प्रधानमंत्री हैं, उनके अंदर कोई ताकत नहीं है, और उनके इलेक्शन के फंड के लिए बड़े पैमाने पर अमेरिकी प्रशासन ने यूएस एड के तहत पैसा दिया था। तकरीबन 130 अरब रुपए का फंड दिया गया है, जिसे वो लोग कह रहे हैं ना कि इलेक्शन में वोटिंग का प्रतिशत बढ़ाने के लिए। तो ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, इसको लेके ऑलरेडी पहले से ही यूरोप और अमेरिका के बीच में एक तनाव है। जेलेंस्की और ट्रंप के जो मीडिया एपिसोड हुआ, उसने इस तनाव में एक आग में घी का काम किया। तो इसीलिए यूरोपीय देशों ने तत्काल कहा कि हम युद्ध में मदद करेंगे आपकी। हम युद्ध की तरफ लौटते हैं, और उसके एक दो पहलुओं की चर्चा मैं फिलहाल करूंगा, ज्यादा नहीं। वो ये कि ये जो यूरोपीय देशों के नेता जो युद्ध चाहते हैं कि कंटिन्यू करे, और वे ये भी चाहते हैं कि यूक्रेन इसमें जीत जाए, तो वो एक चीज भूल रहे हैं।
अगर वे युद्ध में शामिल होते हैं डायरेक्ट, तो उनको बहुत गंभीर आर्थिक संकट से गुजरना होगा और अपने देशों की जनता को युद्ध के पक्ष में गोलबंद करना होगा, जो कि एकदम असंभव है, क्योंकि यूरोपीय देशों में जो शांतिकामी जनता है और युद्ध विरोधी जो संगठन है वो बहुत पावरफुल है। आज की डेट में बता रहा हूं मैं, जो कि यूरोप का जो बहुत ही पावरफुल संस्थान है, ब्रुजेल इंस्टीट्यूट। ब्रुजेल इंस्टीट्यूट का यह कहना है कि यदि यूरोप यूक्रेन के युद्ध में शामिल होता है तो उसे 3 लाख सैनिक उतारने होंगे। और अभी जब येलेंस्की मिले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और दूसरे यूरोपीय देशों के नेताओं से, तो उन्होंने प्रस्ताव क्या किया कि हम 30,000 सैनिक यूक्रेन भेज रहे हैं। 30,000 सैनिक तो ऊंट के मुंह में जीरा है। ब्रुजेल इंस्टीट्यूट का कहना है कि अगर युद्ध में शामिल होना है तो 3 लाख सैनिक यूरोपीय देशों को युद्ध में उतारने होंगे और तकरीबन 250 बिलियन मार्क हथियारों के ऊपर खर्च करना होगा। इकोनॉमिस्ट नामक जो पत्रिका है उसने तो कहा कि नहीं, तकरीबन 300 बिलियन मार्क खर्च करना होगा। अगर युद्ध में पूरी तरह से यूरोप शामिल होता है तो इसका असर यूरोपीय देशों में चलने वाली जो डेवलपमेंट स्कीम है, विकास योजनाएं हैं, पेंशन स्कीम है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सब पर पड़ेगा और इनके बजट में कटौती होगी और ये रिस्क यूरोप की जनता उठाने नहीं देगी। एक और चीज है जिसे कायदे ध्यान में रखना चाहिए कि यूक्रेन में जब युद्ध शुरू हुआ 2022 में, 2022 से लेकर अब तक स्थिति गुणात्मक तौर पर बदल चुकी है। आज की डेट में यूक्रेन में और बॉर्डर पर, यूक्रेन में खास तौर पर रूस के 7 लाख सैनिक तैनात हैं और ये 2022 में जो रूस ने सैनिक भेजे थे उससे ये संख्या कई गुना ज्यादा है। इस समय यूक्रेन में वहां ये 7 लाख सैनिक ये साधारण नहीं, ये असाधारण अत्याधुनिक शस्त्र अस्त्रों से लैस हैं। रूस के तकरीबन 1,500 टैंक, 1550 के करीब टैंक और 5,700 सशस्त्र व्हीकल, 450 विभिन्न किस्म की सैन्य टुकड़ियां जो कि विभिन्न किस्म के व्हीकल्स पर सवार रहती हैं और 800 1800 से अधिक अधिकतम दूरी तक मार करने वाले लॉन्चसेट उसने लॉन्च वो वहां पर तैयार किए हुए हैं, लगाए हुए हैं। और ये सारे के सारे युद्धास्त्र 2022 में उसने जितने युद्धास्त्र भेजे थे उससे कई गुना ज्यादा हैं और हथियारों के उत्पादन की स्थिति है कि जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, सोवियत रूस के जो हथियार उत्पादक कंपनियां हैं वे दिन रात हथियार बनाने का काम कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में रूस के साथ में मोर्चा लेना यूरोपीय देशों के लिए, अमेरिका के लिए, किसी के लिए भी संभव नहीं है। एक और चीज है जिसका कि जिक्र करना बेहद जरूरी है, वो ये कि यूरोप टेंशन में है ट्रंप के आने के बाद, क्योंकि ट्रंप ने एक तो नारा दिया रेसिप्रोकल टैरिफ का और दूसरा नारा दिया अमेरिका फर्स्ट।
अगर अमेरिका फर्स्ट के नारे पर अमेरिकी विदेश नीति काम करती है और अमेरिकी उद्योग नीति, व्यापार नीति काम करती है, तो वैसी स्थिति में जो दुनिया में जो संरचनाएं काम कर रही हैं व्यापार की, उसमें यूरोपीय देश सबसे नीचे चले जाएंगे। तो ये अमेरिका फर्स्ट के नारे से भी यूरोप के लोग परेशान हैं, यूरोपीय शासक परेशान हैं। सब लोग जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिकी जो नेतृत्व में जो नाटो काम कर रहा है, उसके अम्ब्रेला के तहत यूरोपीय देश सक्रिय हैं। अमेरिका उनका नेता है। अगर वो चाहते हैं कि अमेरिका से टकराव लेना और अमेरिका से मुक्त होना, तो वो पहले नाटो छोड़ें। और नाटो छोड़ने के लिए मेरी नजर में अभी कोई भी यूरोपीय देश तैयार नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है कि यूरोपीय देशों में जो मीडिया प्रोपेगेंडा है वो बहुत तेज है, और वहां यूरोपीय देशों की जनता को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि यूरोपीय देशों का युद्ध में शामिल होना बहुत जरूरी है। और ये प्रोपेगेंडा कितना सक्सीड करता है, ये डिपेंड करता है कि यूरोपीय देश किस स्तर पर भाग लेते हैं युद्ध में। हाँ, ये बात जरूर है कि जर्मनी इनमें सबसे आगे है। और पता नहीं, हो सकता है कि ये द्वितीय विश्व युद्ध की पराजय से जर्मनी के लोग डिस्टर्ब हों, शासक, और वो बदला लेना चाहते हो रूस से, हिटलर की पराजय का। तो वे शस्त्रों के उत्पादन, शस्त्रों के सप्लाई, इस पर बहुत जोर दे रहे हैं। और उन्होंने अपने जो प्रमुख जो इंडस्ट्री हैं, उनको हथियार बनाने की इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया है। ये जो चीज है, ये तृतीय विश्व युद्ध की संभावनाओं को निर्मित कर रही है, जिसका कि जिक्र ट्रंप ने किया था। अगर यूरोपीय देश शामिल होते हैं, तो यूक्रेन का युद्ध सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा। सोवियत संघ यूरोपीय देशों पर हमले करेगा, रूस यूरोपीय देशों पर हमले करेगा, और युद्ध और ज्यादा सघन होगा, और इसका पूरी दुनिया पर असर होगा। बेहतर यही है कि यूरोपीय देश आग में घी का काम न करें, बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को समझाएं कि वे इस्तीफा दें और शांति वार्ताओं के लिए टेबल पर बैठें। उन क्षेत्रों को रूस से वापस लेने की मांग न करें जो क्षेत्र रशियन बहुल पॉपुलेशन के क्षेत्र हैं, कीमिया वगैरह। संभव नहीं है, ये उनको अब वापस नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने शासन में कीमिया की जनता पर और दूसरे रशियन नागरिकों पर बड़े अत्याचार किए हैं। उनके अत्याचार के वीडियो इंटरनेट पर अवेलेबल है, तकरीबन 32 बड़े वीडियो हैं। तो जो लोग भारत में यूक्रेन के पागल फासिस्ट तानाशाह के पक्ष में स्तुति गान कर रहे हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वे फासिस्ट नेता का स्तुतिगान बंद करें। यूक्रेन के राष्ट्रपति का स्तुतिगान करने का मतलब है अदानी का स्तुतिगान करना, क्योंकि अदानी की हथियार बनाने वाली कंपनी यूक्रेन के युद्ध में हथियारों की सप्लाई दे रही है। नरेंद्र मोदी इनडायरेक्टली उन कंपनियों के प्रमोटर के तौर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिल चुके हैं। मैं पहले जब नरेंद्र मोदी यूक्रेन गए थे तब मैंने वीडियो किया था। ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हर हालत में यूक्रेन में युद्ध बंद हो। आप अपने देश में अदानी से लड़ना चाहते हैं और वहां अदानी के लिए, बिजनेस के लिए हरी झंडी दिखा रहे हैं जेलेंस्की की प्रशंसा करके। सारे के सारे हथियार
फिलिस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, जो भारत की हथियार बनाने वाली कंपनियों ने, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो कंपनियां गठित की गई, उन्होंने जो हथियार बनाए, वे हथियार फिलिस्तीनियों के खिलाफ इसराइल ने इस्तेमाल किए। तो वे लोग जो अभी भारत में अदानी की आलोचना और निंदा कर रहे थे, मोदी की आलोचना और निंदा कर रहे थे, वे अचानक येलेंस्की के प्रशंसक की भूमिका में चले आए हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। इससे बचा जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख राजनीतिक अंतर्विरोध महत्वपूर्ण होता है, इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। यूक्रेन के प्रसंग में युद्ध का समापन बुनियादी चीज है। कौन कैसे बोलता है, उसकी पॉलिटिक्स क्या है, उसकी आ, किससे मित्रता है, किससे मित्रता नहीं है, उसने किसका अपमान किया, किसका अपमान किया, ये बहुत मटेरियल नहीं है। ये हाशिए के भी प्रश्न नहीं है। किसकी भाव भंगिमा कैसी थी, इससे राजनीति तय नहीं होती। राजनीति तय होती है राजनीतिक प्रश्नों पर स्टैंड से। यूक्रेन के मसले पर हमें खुल के युद्ध विरोधी फैसले लेने वालों के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। वो चाहे जो भी ले, उनका समर्थन करना चाहिए। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।